अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। So dears, this video we are going to discuss about novel and what is its most important elements. So without taking much time, let us get started. तो आज हमारा टॉपिक नॉवेल और उसके एलिमेंट्स पर होगा। तो नॉवेल, आखिर ओरिजिन नॉवेल वर्ड्स आया कहाँ से? बेसिकली हमारे पास जो वर्ड नॉवेल है वो नॉवेला से लिया गया है। एंड नॉवेला जो है एक वर्ड, वो इटालियन वर्ड है और नॉवेला का मतलब है शॉर्ट स्टोरी। नॉवेल का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, न्यू स्टोरी एंड न्यूज़। ये इटालियन से लिया गया है। बेसिकली नॉवेल का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 18th सेंचुरी में नॉवेल स्टार्ट हुई थी लिखना। और हमारे पास सबसे पहली जो नॉवेल है, पूछा जाता है कि पहली नॉवेल कौन सी है, तो वो हमारे पास कौन सी है? पैमला। पैमला इज द फर्स्ट नॉवेल। एंड पैमला के साथ ही अ विर्चू रिवॉर्डेड इसका सब टाइटल है। बहुत से लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो लोग कहते हैं पैमला, लेकिन इसके साथ सब टाइटल भी होता है अ विर्चू रिवॉर्डेड। 1740 में ये लिखी गई थी, सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी। ठीक है गाइस, हमारे पास ये रहा नॉवेल्स का ओरिजिन के नॉवेल्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हमारे पास आती है डेफिनेशन। डिफरेंट रिसोर्सेज ने ये बताया है, तो उसकी डिफाइन किया है हमने। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से वो कहता है कि नॉवेल इज अ स्टोरी लॉन्ग इनफ टू फिल अ कंप्लीट बुक। एक बड़ी कहानी होती है, मतलब आप कह सकते हो एक बुक को कंप्लीट करने की वजह से एक बुक कंप्लीट की जाती है। इन विच, जिसमें करेक्टर्स हमारे पास होगा, ये एलिमेंट्स है, एंड इवेंट्स जिसको प्लॉट्स कहते हैं, आर यूजुअली इमेजिनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है एक सबसे बड़ी स्टोरी होती है नॉवेल, बुक की फॉर्म में उसको फिल किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, जिसमें करेक्टर और इवेंट्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास नॉन फिक्शनल होते हैं। ठीक है गाइस, हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, वो राइटर सोचता है वही लिखता है। हमारे पास आती है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका। तो उसके हिसाब से नॉवेल आखिर है क्या? हमारे पास जो नॉवेल है, बेसिकली इन इन्वेंटेड प्रोज। पोइट्री फॉर्म में नॉवेल नहीं लिखी जाती है, प्रोज। प्रोज को भी आगे जाकर हम डिफाइन करेंगे। प्रोज मीन्स के इन द फॉर्म ऑफ एसे, नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, उसकी बहुत ही ज्यादा लेंथ होती है, एंड अ सर्टन कॉम्प्लेक्सिटी, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं बहुत सारे। दे डील्स इमेजिनेटिवली विथ ह्यूमंस एक्सपीरियंस। कहा कि ऑथर हमेशा किसी भी सोसाइटी से कुछ भी चीज देखकर उसके ह्यूमंस एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस को शो करता है इन द नॉवेल्स, एंड यूजुअली थ्रू अ कनेक्टेड सीक्वेंस। इट मीन्स कि हमारे पास इवेंट्स को सीक्वेंस दी जाती है ऑथर्स के थ्रू। तो ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस दी जाती है इवेंट्स इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट मीन्स करेक्टर इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। तो ये हमारे पास नॉवेल्स की डेफिनेशंस हो गई अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास सिंपल वर्ड में है इसकी डेफिनेशंस नॉवेला की, इट मीन्स नॉवेल्स की। तो हमारे पास नॉवेल की डेफिनेशन है कि लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव स्टोरी। नॉवेल इज अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉवेल इज टोटली बेस्ड ऑन द रियलिटी। बेसिकली नॉवेल रियलिटी बेस्ड भी होती है। नॉवेल हमारे पास एक फिक्शन नॉन फिक्शनल भी होती है, इमेजिनरी। राइटर ने कुछ सोचा, उसके दिमाग में जो चल रहा था उस चीज पर स्टोरी लिख दी उसने। ठीक है, लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव स्टोरी। सेकंड आता है, ये ह्यूमंस के एक्सपीरियंस पर बेस की जाती है। ब्रिटेनिका जो हमारे पास थी, उसके वेबसाइट के हिसाब से अगर देखी जाए तो उसने भी बताया था कि ह्यूमंस के एक्सपीरियंस पर यह बेस करती है। रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, बेसिकली ये रिफ्लेक्शन द सोसाइटी करती है बाय द करेक्टर के हिसाब से रिफ्लेक्ट किया जाता है, सोसाइटी को कंसीडर किया जाता है, ये सोसाइटी कैसी थी थ्रू द नॉवेल्स। हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स।
एलिमेंट्स नॉवेल्स में क्या क्या है, थीम हो गया, आप लोगों का प्लॉट हो गया, करेक्टर्स हो गया, सेटिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, लैंग्वेज एंड स्टाइल हो गया, एंड पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि ये आखिर हैं क्या। तो हमारे पास सबसे पहले आता है थीम। बेसिकली राइटर लिखने से पहले उसने एक स्केच लिया होगा अपने माइंड में, आया कि मैं कैसे नॉवेल्स लिखूं, ठीक है ना। उसके जहन में जो एक चीज़ आई होगी, सेंट्रल आइडिया, इस चीज़ के रिवोल्व ही मुझे एक स्टोरी को घुमाना है, तो वही थीम होती है हमारे पास। इट मीन्स कि सेंट्रल आइडिया, जिस तरह इसको आप थीम को सब्जेक्ट भी कह सकते हो, नॉवेल का सब्जेक्ट जिसके गिर्द वो घूमेगी, और इसके एट द एंड हमें थीम के जरिए मोरल मैसेज मिलता है इससे, मतलब कि हमें इससे एक मैसेज मिलता है। थीम कैन बी कन्वेड यूजिंग करेक्टर, ये करेक्टर के थ्रू भी आपको थीम बताई जा सकती है, सेटिंग भी होती है, डायलॉग्स, प्लॉट, सब चीज़ों से मिलकर ये थीम्स तैयार की जाती है। मे भी मल्टीपल्स थीम्स, ऐसा नहीं है कि थीम एक ही हो, थीम बहुत ही हो सकते हैं एक नॉवल में, एक थीम हो ये ज़रूरी नहीं, कोई शर्त नहीं है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है द कलर पर्पल्स, तो ये हमारे पास एक नॉवल है, इसमें गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारे पास इसमें सेंटिमेंट्स बताए जाते हैं। तो ये हमारे पास देखो ना, डिफरेंट थीम है, एक थीम पर ये बेस नहीं है, और ये हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। और भी जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि थीम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास मदरहुड हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, वॉर हो गया, रिवेंज हो गया, पेट्रियोटिज्म हो गया, रेस हो गया, लव हो गया, करेज हो गया, एंड कमिंग ऑफ एज। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक थीम है, किसी भी नॉवेल्स की ये थीम हो सकती हैं, ठीक है गाइस। हमारे पास अभी आता है प्लॉट। बेसिकली प्लॉट है क्या, एक सिस्टमेटिकली तरीके से सीक्वेंस देना इवेंट्स को। स्टोरी ऑफ नॉवेल, पूरी नॉवेल्स की जो कहानी है, दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट, ठीक है ना। ये एक स्टोरी है, आप कह सकते हो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, जो डिफरेंस और वेरियस जो इवेंट्स होते हैं जिनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट। ईच इवेंट इफेक्ट द नेक्स्ट। इसी तरह अगर एक इवेंट्स होगा वो काफ़ी दूसरे इवेंट से रिलेट होगा, ये इवेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से अगला इंसिडेंट हुआ है, ठीक है गाइस। प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, तो इसी तरह से ही ये कॉज या इफेक्ट की वजह से ही, मतलब इस इवेंट्स के कॉज या इफेक्ट की वजह से ये इवेंट या ये इंसिडेंट्स हुआ है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैव कंसिक्वेंसेस विद इन द स्टोरी। ऐसे नहीं है कि हमारे पास मतलब के तौर पर एक ही प्लॉट हो फिर दूसरा प्लॉट हो, प्लॉट में भी सब प्लॉट होते हैं, ताकि एक रीडर जो हमारे पास होता है उस रीडर को और ज्यादा पढ़ने में मजा आ जाए। एक प्लॉट पढ़ रहा है, प्लॉट के अंदर और ही प्लॉट बताया जा रहा है उस प्लॉट के अंदर, तो ताकि उसकी जो इंटरेस्ट है उस चीज को ग्रो किया जाए। हमारे पास जैसे ये हो गया फ्रीटेज पिरामिड, इस चीज को याद रखना, इस चीज का एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बनाएं, ये क्या है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करवाएं। तो फ्रीटेज पिरामिड, बेसिकली ये फ्रीटेज पिरामिड्स क्या है हमारे पास, ये प्लॉट्स जो हमारे पास होता है उस प्लॉट्स की एक तरतीब है कि किस तरह ये प्लॉट्स तैयार किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले नॉवेल जैसे ही स्टार्ट होती है उसकी एक्सपोजिशन होती है, मतलब कि करेक्टर्स की इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, सेटिंग बताई जाती है, नॉवेल्स को कैसे रिवॉल्व किया जा रहा है, सारी चीज़ें, मतलब शुरुआत में आते आते फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, बीच में आती है तो राइजिंग एक्शन, एक्शन होना शुरू हो जाते हैं नॉवेल्स के। एट दी एक्शंस की वजह से वो जाकर क्लाइमैक्स पर, इट मीन्स के पीक्स और एपिक्स पर पहुंच जाती है, उसका पॉइंट होता है मेन, उस चीज पर पहुंच जाता है। फिर उसके कुछ डिसीजंस की वजह से वो एक्शन फॉलोइंग एक्शन में तब्दील होता है, फिर उस डिसीजंस की वजह से डिनाउनमेंट होती है, इट मीन्स कि उसकी एंडिंग होती है। तो ये ही था हमारे पास फ्रीटेज पिरामिड। नेक्स्ट चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं करेक्टर। बेसिकली करेक्टर क्या है, एक ऑथर हो
वो ऐसे ही बैठकर तो स्टोरी किसी हवा को तो नहीं सुना सकता है। जाहिर बात है उसके लिए कुछ करेक्टर्स की नीड होगी। तो करेक्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। तो हमारे पास करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि चार्ल्स डिकेंस के बहुत ज़्यादा मशहूर करेक्टर्स हैं। मतलब उसने बहुत ज़्यादा अच्छे करेक्टर पेश किए हैं। हमारे पास सबसे पहले करेक्टर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लॉट। प्लॉट को कैसे समझा जाए, एक प्लॉट में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज को समझने के लिए हमें नीड होती है किस चीज की, करेक्टर की। करेक्टर होगा तो प्लॉट या कोई इंसिडेंट्स इवेंट्स होगा ना। अगर कोई बंदा ही नहीं होगा, अगर मैं ही नहीं हूँगा, तो मेरी क्या स्टोरी बनेगी। अगर मैं ही नहीं हूँगा, मेरे क्या मसले क्रिएट होंगे, कुछ भी नहीं होगा ना। तो मतलब करेक्टर भी इसी तरह से ही है। ये फिक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल भी। कैसे फिक्शनल और नॉन फिक्शनल? वो इस तरह फिक्शनल और नॉन फिक्शनल होते हैं, वो इस तरह नॉन फिक्शनल और फिक्शनल, इट मीन्स के रियलिटी बेस्ड भी होते हैं और रियलिटी बेस्ड भी नहीं होते हैं। मतलब रियलिटी भी होती है उसमें और वो इमेजिनरी भी होती है। हकीकत में कुछ बयान किया जाता है वो भी होता है, और एक ऑथर बैठकर कोई सोच रहा है और करेक्टर कर रहा है। मतलब कि जैसे परियों की कहानी होती है, उसने सोचा, वो नॉन फिक्शनल। मतलब कि हमारे पास वो ऐसी नॉन फिक्शनल हो गए। एक नॉवेल लिखने वाला जो होता है वो सबसे पहले करेक्टर का स्केच करता है। भाई करेक्टर की नीड है इसमें, करेक्टर के बिना तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं एक नॉवेल को कंप्लीट कर सकूं? तो वो सबसे पहले करेक्टर का स्केच करता है। मेन करेक्टर दो ही होते हैं नॉवेल में। एक होता है प्रोटोगोनिस्ट जो लीड करता है, पूरी नॉवेल को लीड करता है। दूसरा हमारे पास अपोजिट जो होता है एंटागोनिस्ट, जो कि इसके प्रोटोगोनिस्ट को नुकसान देने के पीछे ही हमेशा होता है। जिस तरह हमारे पास मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, उस मैकबेथ में वो क्या करता है, ज्यादातर कोशिश करता है, मैकबेथ जो होता है हमारे पास वही इसी स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट होता है और वही इसी चीज का एंटागोनिस्ट होता है। किसी भी स्टोरी में अगर प्रोटोगोनिस्ट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो इस नॉवेल्स वहीं पर माइंड अप की जाती है, वरना एक दो चैप्टर उसके बाद चलाकर उसको माइंड अप करते हैं। हमारे पास आ जाती है सेटिंग। बेसिकली सेटिंग जो है, सेटिंग में हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ नॉवेल होता है। हमारे पास क्या होता है, लोकेशन एक बताई जाती है, एक लोकेशन बताई जाती है, उस लोकेशंस को हम देखते हैं और वही हमारी सेटिंग होती है। हमारे पास जो लोकेशन होती है, उसका सराउंडिंग होती है, उस सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। सेटिंग ये नहीं होता है कि कहाँ पर कैसे टाइम ये नोट किया जाता है। हमारे पास टाइम भी एक सेटिंग है, प्लेस हो गया, जगह किस जगह पर नॉवेल की गई है वो भी हो गया, इन्वायरमेंट माहौल कैसा था उस जगह का जहाँ पर स्टोरी मतलब जन्म लिया स्टोरी ने। तो ये सारी से चीज़ें सेटिंग में आ जाती हैं, और सेटिंग में ही एक क्रिएटिविटी होती है कि नॉवेल किस तरह लिखी जा रही है। इसमें हमारे पास टाइम भी होता है, क्लाइमेट्स भी होता है, वेदर भी होता है, लाइफ स्टाइल भी होता है, और ये हमें पीरियड्स के बारे में, इट मीन्स के टाइम के बारे में बताता है कि पास्ट का टाइम था, प्रेजेंट का टाइम था, फ्यूचर। तो हम वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द सेटिंग, एंड सेटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नॉवेल। कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया? बेसिकली नॉवेल्स का प्रॉब्लम जो होता है, उसका जो इशू होता है, उसको जिस चीज़ का चैलेंज होता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट। हमें ये सस्पेंस क्रिएट कर देता है एक रीडर के माइंड में कि आया कि प्रोटोगोनिस्ट जीत जाएगा कि हार जाएगा, आया कि वो बच जाएगा या मर जाएगा। एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक एलिमेंट है इस चीज़ का। कॉन्फ्लिक्ट में भी विद द पर्सन्स, ऐसे नहीं है कि पर्सन टू पर्सन ही हमेशा जंग रहती है या उनकी लड़ाई फाइटिंग होती है। नेचर के साथ भी हो सकती है, उसकी अपनी ज़ात के साथ भी हो सकती है, और सोसाइटी के भी साथ हो सकती है। ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट
सिर्फ पर्सन से नहीं हो सकती है, वो खुद की ज़ात के साथ भी हो सकती है, अपनी सोसाइटी के साथ भी हो सकती है, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक एग्जांपल है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत ही मशहूर नॉवल है। इसमें बताया जा रहा है कि ओल्ड मैन एंड सी, बेसिकली इसमें ये जो ओल्ड मैन है ये नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये ओल्ड मैन नेचर के साथ कर रहा है, पर्सन टू पर्सन नहीं। तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज से भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज एंड स्टाइल। विच टाइप ऑफ सेंटेंस, आखिर एक राइटर या ऑथर को किस सेंटेंस यूज करेगा, उसके लिए भी वो उस चीज को नोट करता है। आया के वोकैबुलरी किस लेवल की यूज करेगा, मीडियम, लो और हाई। नॉवल की हर चीज देखी जाती है कि उसने सेंटेंस कैसा यूज किया है, उसने नरेशन कैसी यूज किया, उसने वोकेब कैसी यूज किया, उसने कॉन्टेक्स्ट कैसा दिया है। तो ये हमारे पास स्टाइल और लैंग्वेज होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। आया कि उसने कोटेशन डाली है अपनी नॉवल में कि नहीं डाली है। तो ये भी एक मतलब कि लैंग्वेज स्टाइल का एक तरीका है। इफ लैंग्वेज इज नॉट गुड, अगर लैंग्वेज उसने सही इस्तेमाल नहीं की है तो द रीडर विल नॉट बी सीरियस अबाउट द नॉवल। अगर एक बंदे ने यूजलेस वर्ड्स डाले हैं, ना कोई कोटेशन डाली है, ना ही उसकी राइटिंग में क्रिएटिविटी है, तो इट मीन्स के रीडर जो होगा वो तो सीरियस लेगा ही नहीं। भाई इस नॉवल में कोई इंफॉर्मेटिव थिंग्स है ही नहीं, नहीं ये हमें एस्थेटिक प्लेजर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमेशा राइटर इस चीज का भी ख्याल करता है। जिस तरह हमारे पास स्टाइल हो गई, टोन हो गया, लैंग्वेज हो गई, चूज ऑफ वर्ड्स हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, लिटरेरी डिवाइसेस जो कि हमारे पास होती हैं, मेटाफोर, ये सारी चीज़ें लिटरेरी डिवाइस, इन पर भी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सेंटेंस को कैसे शेप दी जाए, ये स्टाइल्स की एक पॉइंट्स हैं। शेप ऑफ पैराग्राफ, आया कि पैराग्राफ को कैसे मीडियम में ले जाएं या एक मतलब कि बड़े पैमाने पर ले जाएं। लास्ट हमारे पास है कि पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी एक एलिमेंट्स है नॉवेल का। बेसिकली द राइटर्स वे ऑफ डिसाइडिंग हु इज टेलिंग द स्टोरी और होम, कि कौन किसको कहानी बता रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक नजरिया होता है कि कौन किसको कहानी बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह से काइंड नॉवेल को पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, अगर मैं अपनी कहानी खुद ही बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई और वही यूज की जाती है, मतलब ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। मैं अपनी कहानी खुद ही बता रहा हूं। सेकंड पर्सन, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं लेकिन सेकंड पर्सन दूसरा शख्स मेरी कहानी बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन, जो कि यू है। और थर्ड पर्सन बाय द राइटर, जो कि एक राइटर और ऑथर लिखते हैं किसी के भी बारे में। सो ये हमारे पास हो गए नावल और नावल्स के एलिमेंट्स गाइस। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पाथवे। थैंक यू डियर्स।